ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा और मैं हूँ आपकी दोस्त आफरीन। लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मजा भी है, सीखना भी है और प्रकृति को बचाने का जज्बा भी है। और जहाँ होगी निराली किट्टू जो पूछेगी दिलचस्प सवाल। आप सब मिलकर देंगे इनका जवाब और हमारे तेज तर्रार बच्चे देंगे जबरदस्त जवाब डू यू नो सेगमेंट में। आज का शो कमाल का ही नहीं बल्कि एक मिसाल बनेगा जहाँ दिमाग चलेगा बिजली की तरह तेज और दिल धड़केगा धरती माँ का रक्षक बनने के लिए। सही कहा तुमने आफरीन। आज हम जानेंगे कि बदलाव सिर्फ बड़े काम से नहीं, छोटी छोटी चीजों से भी आ सकता है। जैसे पानी को स्टोर करना, बिजली बचाना और प्लास्टिक से दूर रहना। आफरीन, प्लास्टिक तो हमको बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, है ना फ्रेंड्स? Let's not wait for someday to protect our earth. Let today be that day. बिल्कुल ठीक कहा तुमने चबी। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कैसे एक छोटी सी कोशिश से हम सब बन सकते हैं अर्थ के रियल सुपर हीरोज। सही कहा किट्टू। हम अपने फ्रेंड्स के लिए ला रहे हैं एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस। हाँ, तो दिल थाम कर बैठ जाइए। आ रही है हमारी अर्थ क्वीन। लेट्स वेलकम क्यूट अद्विका।
अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए, पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें पानी दो, हमें लगने दो, हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। देखा आपने फ्रेंड्स, हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ और सुरक्षित रखना चाहिए। वाह, ये तो सच में बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी। तो देर किस बात की, मैं हूँ तैयार कुछ इको फ्रेंडली हीरोज से मिलने को, जिन्होंने अपने काम से एनवायरनमेंट बचाने की ठानी। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, हमें अपने पर्यावरण को सेफ रखना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ दी, लेकिन हम इसको सेफ कैसे रख सकते हैं? आफरीन, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे शो में आ रहे हैं प्रोफेसर CR बाबू। ही इज़ अ renowned ecologist and has played a pivotal role in the restoration and development of biodiversity parks in Delhi. Let's welcome Professor CR Babu to our show. Welcome to our show, sir. वेलकम सर। Thank you very much. Sir, today we are talking about environment, and I would like to ask you, how many biodiversity parks are there in Delhi? In Delhi, there are 7 biodiversity parks spreading across the city. These 7 biodiversity parks belong to DDA and developed and managed by scientists recruited for working in biodiversity parks by the Center for Environmental Management of Degraded Ecosystems, University of Delhi. I must tell you, what are biodiversity parks? That's very, very, very important before we know the number of the biodiversity parks. Biodiversity parks are unique landscapes or riverscapes of wilderness where ecological assemblages of species are recreated in the form of biological communities on a degraded landscapes or riverscapes.
Thank you so much for the answer, sir. Sir, may I have a question? Sir, in which biodiversity project you have contributed? Now let me tell you, all these 7 biodiversity parks are funded by Delhi Development Authority to the University of Delhi. And I am the co-project in charge. And as a co-project in charge, I have associated with all these 7 biodiversity parks. But these biodiversity parks have been developed by a team consisting of 15 to 18 scientists and about 30 supervisors and 320 ground staff. Thank you so much for the answer, sir. Thank you, sir. फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा से कुछ स्टूडेंट्स और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? My name is Vanya Jain and my question is, what was the state of biodiversity in Yamuna Biodiversity Park before 2004? Very good question. Before 2002, the Yamuna Biodiversity Park is composed of sodic soil, completely barren. We started what you call developing the Yamuna Biodiversity Park, phase 1, on a barren landscapes, right, and highly degraded wetlands. And then we first restored the wetlands, right, by desilting and by introducing the plants. And within 6 months, the restored wetlands received thousands of migratory birds. We have today about 34 forest ecosystems representing the what we call the river basin communities, starting from Haridwar up to Prayagraj. Friends, can I have the next question please? My name is Mehul Sharma and my question is, in what ways an individual can contribute to the environment? Now let me tell you that individuals have a major role to play in protecting our environment. Suppose if there is a developmental activity, and if that developmental activity, say for example, construction of roads along the floodplains of the river Yamuna, it has a major ecological consequences. Now therefore, what you should do, you should what you call start environmental activism. What is environmental activism? You must tell to the government or the agencies which have been what is called carrying out these developmental activities should able to understand the ecological consequences of the developmental activity and suggest to them that the development should be what you call ensure ecological security or environmental protection. In this way, the individual has a major role. India is one country where environment is a component of our constitution. It belongs to the citizens of the country. So therefore, as a citizens of the country, if you want to ensure environmental protection for survival of the not only human beings but rest of the what you call biodiversity, we need to take up the protection, inform the public authorities that if you do this, this will be the consequence. If you do this, both environment as well as the what you call the development go together hand in hand. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताया. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you, sir. Thank you. फ्रेंड्स, आज हम मिलने जा रहे हैं जूनियर इनोवेटर अधिराज सिंह से, जिन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लाइक प्लांटिंग ट्रीज एंड रिसाइकलिंग ड्राइव्स पर अपना प्रोजेक्ट बनाया. लेट्स वेलकम अधिराज फ्रॉम ग्रैड्स इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा. लेकिन उससे पहले देख लेते हैं उनके प्रोजेक्ट पर एक शॉर्ट वीडियो.
Hello everyone. Today we are at Graj International School. I am Vihan Sharma and what's your name? I am Adhiraj Singh of grade 7. And what are you explaining about? I will be explaining about composting and vermicomposting. Okay. So Adhiraj, what are these beds for? These beds are for vermicomposting and composting. So can you tell us about composting? Yes, the composting is the process of breaking down of natural matter into nutrition-rich soil for the plants and trees. So I can see something like vermicompost there. So can you tell us about also? Vermicompost is the product of the composting process using many kinds of worms like red worms, white worms, red beetlers and other worms which feed on the decomposing vegetable peel and release a dropling known as vermicast. So as you told us about compost and vermicompost, so are they same? No, the composting only needs raw material but vermicompost also needs many earthworms. Okay, so can you tell us that how can we make a vermicompost? Firstly, dry leaves are placed and then cow dung is placed over the vermi bed. Second, we need to make sure that there is 60% moisture. We need to sprinkle water daily. Third, earthworm are just added once in the compost after adding raw materials. Fourth point, we need to check the conditions of the earthworm as they are not getting in the direct contact of sunlight and heavy rainfall. After 30-40 days, the compost will be ready. So Adhiraj, can you show me the earthworms? Yes. These are the worms. So Adhiraj, what are the positive sides of a vermicompost? Positive sides of the vermicompost are, it does not need much space. It can be done in the zigzag corner of the premises. Economically viable. Vermicompost contains the most nutrition other than any compost. So Adhiraj, how can we check whether it is be prepared or not? We can check it by 3 methods. First, by touching. If it is not warm, then it's made. Second, by smelling. If it does not give a rotten smell, it is made. Third and the last point, if the color changes from brown raw material to black material, then it's done. Okay, so can you tell us how much time it takes to be prepared? It takes about 30 to 40 days depending on the weather. Means if it is summer, then it would take 30 to 40 days, but if it is winter, it would slow down. So Adhiraj, when it is prepared, how can we separate earthworms from the compost? We can separate it by 2 methods. First, the sieve method. Second, we can separate the earthworms from the compost by putting it in the open sun for 2 days and removing the top 2 inches of the compost and repeat. So thank you Adhiraj for this great knowledge. We have learned many things from you. And I request you all to start composting at your home and help to reduce waste. Thank you. Thank you. Let's welcome Adhiraj to our show. वेलकम टू आवर शो अधिराज। अधिराज, अभी हमने आपके प्रोजेक्ट पर शॉर्ट वीडियो देखी। आप हमें वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में कुछ बताओगे? मैम, जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वर्म यूज़ होते हैं जो रॉ मटेरियल्स खाते हैं, जैसे कि ड्राई लीव्स, काउ डंग और एटसेट्रा। ओह, तो ये तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। यस मैम। वाओ। अधिराज, जब वर्मी कंपोस्टिंग ऑपरेशन को स्केल अप करते हैं तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? यस मैम, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट को कैरी करना, उसके बाद अर्थवर्म्स के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर सेट करना और वर्मी कंपोस्टिंग की मार्केट डिमांड को भी इंश्योर करना पड़ सकता है। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक अच्छी मॉनिटरिंग और अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। अधिराज, अर्बन एग्रीकल्चर में वर्मी कंपोस्टिंग के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? अर्बन एग्रीकल्चर में वर्मी कंपोस्ट बहुत सारे हेल्प करता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन, उससे बहुत अच्छे न्यूट्रिशन रिच सॉइल बनती है जो प्लांट्स को जाके बहुत हेल्प करती है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। अधिराज, आपको तो बहुत नॉलेज है। इतनी कम उम्र में इतनी नॉलेज किसने हेल्प करी? मैम, मेरी साइंस वाली टीचर श्रुति मैम। अधिराज, हम वर्मी कंपोस्टिंग को एग्जिस्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? मैम, जहाँ पर ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि किचन, हाउस होल्ड्स, रेस्टोरेंट्स और मार्केट, वहाँ पर हम यूनिट्स सेट कर सकते हैं
जिससे जितना भी वेस्ट हो वो रिसाइकल भी हो जाए और साथ में लोगों को नॉलेज भी मिल जाए वर्मी कंपोस्ट के बेनिफिट्स की। ओह, और वर्मी कंपोस्टिंग के इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं? मैम, जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ में उससे प्लांट्स और ट्रीज जिसमें वो जाते हैं वो बिना पेस्टिसाइड्स के बनते हैं, क्योंकि उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ होता, जो फार्मर्स और गार्डनर्स के लिए बहुत अच्छा है और कॉस्ट सेविंग भी है। इससे पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और वो टॉक्सिन फ्री भी होती है। वाह अधिराज, हम तो आपसे बहुत इंस्पायर हो गए एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बहुत नॉलेज मिली होगी। वाओ अधिराज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो अधिराज। वेलकम मैम। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, वो काम जो हम बिना किसी रिवॉर्ड के करते हैं सिर्फ अपनी धरती माँ के लिए। तो चलते हैं निराली किट्टू के पास और जानते हैं क्या है डू यू नो सेगमेंट में खास। Today we are gathered to celebrate a meaningful occasion, World Environment Day. और friends, आज इसी पर क्विज हो जाए, हाँ? तो मेरा पहला सवाल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, कहीं गलती ना हो जाए। तो मेरा पहला सवाल है, Which gas is most responsible for global warming? और आपके ऑप्शंस है A. ऑक्सीजन, B. नाइट्रोजन, C. कार्बन डाइऑक्साइड या फिर D. हाइड्रोजन। बोलो बोलो, किसे पता है इसका जवाब? I am Stuti Jaikran and the answer would be C part carbon dioxide. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। अरे किट्टू, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी कहते हैं। CO2 कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हाँ, पेड़ तो हमें अधिक से अधिक लगाने चाहिए, तभी तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी। तो मेरा अगला सवाल, ध्यान से सुनना, गलती ना हो जाए। हाँ, What is the main cause of acid rain? और आपके ऑप्शंस हैं A. कार्बन मोनोऑक्साइड, B. ऑक्सीजन, C. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या D. मीथेन। बोलो बोलो, किसे पता है इसका जवाब? My name is Ruhika Sareen and the correct answer is C part sulfur dioxides and nitrogen oxides. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Sulfur dioxide and nitrogen oxides are very harmful gases. तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या आप तैयार हैं? तो ये है मेरा तीसरा सवाल, Which of the following is a biodegradable waste? और आपके ऑप्शंस हैं A. प्लास्टिक, B. ग्लास, C. वेजिटेबल पील्स या फिर एल्यूमिनियम कैन। किसे पता है इसका सही जवाब? कौन बोलेगा? My name is Divya Mankijani and the correct option is C. Vegetable peel. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Vegetable peels break down quickly and enrich the soil with nutrients. और अब आ रही हूँ मैं लेकर अपना चौथा सवाल। कौन देगा इसका जवाब? देखते हैं, आज बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो शुरू करते हैं। Which of these is the largest source of fresh water on earth? और आपके ऑप्शंस है A. rivers, B. groundwater, C. glaciers and ice caps या फिर D. lakes। कौन बताएगा? बोलो बोलो। My name is Simar and the correct option is C. glaciers and ice caps. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Yes friends, glaciers and ice caps
are large masses of frozen water that are found in polar regions and high mountains, and they store about 69% of Earth's freshwater reserve. तो अब चलते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जो है मेरा आखिरी सवाल। तो तैयार हो जाओ। What is the main purpose of 3 R's? Reduce, reuse, recycle। और आपके ऑप्शंस है A. Increase production, B. Save time, या फिर C. Protect the environment, या फिर D. Create more waste। बोलो बोलो, कौन देगा इसका जवाब? My name is Anj Gupta and I think the answer is C part, protect the environment. बिल्कुल सही जवाब। तालियां। Yes friends, preserve natural resources, reduce pollution, conserve biodiversity. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। Friends, we should learn to preserve and nurture our environment so we can conserve our natural resources for the future generations. Friends, हमें समझना चाहिए कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अपने फीडबैक्स देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल आईडी masti-ki-pathshala@gmail.com पर। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो, अपने एनवायरनमेंट को सेव करो, इंस्पायर करो और मस्त रहो। बाय बाय।